हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किलबस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट आर द बेस्ट करियर्स यू फाइंड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के फील्ड में सबसे अच्छे कौन से करियर्स है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। उन करियर्स के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या नाम है उन करियर्स का, क्या काम रहता है उनका, व्हाट आर द फंक्शंस दैट दे जनरली डू, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप इन करियर्स को परस्यू कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिस्ट, द फर्स्ट रोल एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोल्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहला काम जो फाइनेंशियल एनालिस्ट का होता है दैट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए, और एक सबसे प्राइमरी वर्क्स में से यही रहता है। सेकंड इज वैल्यूएशन एंड मॉडलिंग। कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है कंपनी का वैल्यूएशंस करना। तो जनरली जब भी आप देखोगे कि कोई कंपनी को खरीदने की बात हो रही होती है या फिर कोई कंपनी को बेचने की बात हो रही होती है, तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि कंपनी का प्राइसिंग किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आप एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म में काम करते हो एंड लेट्स से आप एक इन्वेस्टर हो जो एक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी को फंड करने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई कंपनी को फंड किया जाता है तो उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा उस शेयर के बदले, वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए एक राइट प्राइस में अराइव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रॉपर प्राइस जिसके साथ आप किसी कंपनी को खरीद सकते हैं। तो ये प्रॉपर प्राइस कंपनी का क्या होता है वो वैल्यूएशन के साथ ही निकाला जाता है। फॉर दैट फाइनेंशियल मॉडलिंग इज डन। कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देख के, कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लोस कितना होगा उस चीज का फोरकास्टिंग करके, उसको डिस्काउंट करके कंपनी का आज का क्या प्राइस है उसको डिराइव किया जाता है इस पर्टिकुलर थ्योरी के थ्रू। तो ये जो काम रहता है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का बहुत ही एक प्राइम काम रहता है विच इज डन। उसके बाद है रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट को अच्छी तरीके से कोई भी कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी होते हैं जैसे कि क्रिसिल, ठीक है, या फिर इक्रा, ठीक है, ये सब आप नाम जरूर सुने होंगे। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े कंपनीज को रेटिंग देते हैं ताकि उन पे भरोसा करके लोग इन्वेस्ट करें, या फिर जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनका क्या क्रेडिट रेटिंग है वो भी यही देते हैं। इससे क्या होता है कि वो कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो लोन्स लेते हैं, वो कितना इंटरेस्ट रेट पे लेगी उस चीज का भी आइडिया लग जाता है लोगों को। तो एक तरीके से क्रिसिल, इकरा, ये सब में बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रेजेंट रहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक तरीके से एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाते हैं, और कंपनी का जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स के बेसिस में कंपनी का कैपिटल जो फंडिंग होती है वो मैटर करता है। उसके बाद होता है एनालाइजिंग पास्ट रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, मतलब कि जो पुराने परफॉर्मेंसेस रहे कंपनी का वो कैसा है उस चीज को लेके भी एनालाइजिंग का काम रहता है फाइनेंशियल एनालिस्ट का। फिर कंपनी का टैक्सेशन बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल हर एक कंपनी का फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट होता है वहां पे फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम रहता है कि कंपनी का जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया जाए ताकि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट्स में टैक्सेशन बेनिफिट्स लगे। अब बहुत सारे अलग अलग टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का डेट स्ट्रक्चर ज्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता है उसके ऊपर टैक्सेस लगती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं जिन चीजों को अच्छी तरीके से स्टडी करके एक कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन बेनिफिट्स कैसे हो सकता है इसका भी आइडिया एक फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं। उसके बाद कैपिटल बजटिंग करना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या फिर दूसरे कंपनी को खरीदना चाहती है, तो कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल कैपिटल है, उसका एलोकेशन किस तरीके से होगा वो भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट डिसाइड करता है ताकि ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हेल्दी रहे। तो हमारे कंट्री में जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं उनका जो एवरेज पैकेज रहता है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग वो 10 लाख के आसपास रहता है। अब डिपेंड करता है कि कौन से कंपनी में हो और कितना आपका स्किल सेट है। जितना आपका स्किल ज्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, योर डिग्रीज, आपका जो सैलरी है वो बढ़ते रहता है। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग अमाउंट आई एम सेइंग, ठीक है। तो तब भी फाइनेंशियल एनालिस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस सारे कंपनीज को एक तरीके से जरूरी होता है। सो दिस इज द फर्स्ट रोल वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद आ जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही पॉपुलर रोल होता है फाइनेंस के करियर्स के हिसाब से।
सबसे पहले जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम रहता है उसमें आपका फंडिंग का सोर्सेस निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सा कंपनी है जो अपना फंडिंग करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, हो सकता है वो पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हो सकता है वो एक बॉन्ड रिलीज कर रहे हो और बॉन्ड के थ्रू वो पैसा उठाना चाहते हैं। तो कोई भी कंपनी को अगर फंडिंग की जरूरत होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए एक इंटरमीडिएट कंपनी आ जाता है जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो कोई भी कंपनी का अगर किसी भी तरीके का फंडिंग का जरूरत होता है तब कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की काम आती है। फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, वहां पे भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम आता है। कैपिटल का रिस्ट्रक्चरिंग, फॉर एग्जांपल आपको जैसे पता ही होगा ये चीज कि कंपनी जो होती है उसका दो हिस्से में कैपिटल बढ़ता है, एक होता है इक्विटी एंड दूसरा होता है डेट। तो कंपनी का जो इक्विटी और डेट पोर्शन में ये डिवीजन है वो किस हिसाब से होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, किसमें कंपनी का अच्छा ग्रोथ होगा, वो सारे डिसीजंस वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही करते हैं। उसके बाद रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का जो भी काम चल रहा है उसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस को अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट करना भी इनका काम होता है। एंड फाइनली फोरकास्ट करना इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक रिसर्च करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर कोई कंपनी यहाँ पे अपना ब्रांच खोलना चाहती है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ेगा उस कंपनी को, ये सारी चीजें भी कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर आ जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में अच्छा होने के लिए एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है, प्रॉपर इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, अच्छा मैथमेटिकल स्किल्स और अकाउंटिंग स्किल्स की भी जरूरत होती है। तो अगर आप इंडिया में देख ले तो सैलरी जो एवरेज होता है वो 18 to 24 lakhs का होता है, विच इज क्वाइट अ गुड काइंड ऑफ अ सैलरी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाने के लिए या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट में भी अगर आपको अच्छा अर्निंग करना है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं फाइनेंस में। तो उसके लिए क्या होते हैं कि एमबीए फाइनेंस कर लेते हैं। ठीक है, फाइनेंस में एमबीए करते हो तो यू गेट पोजीशंस ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे प्रेस्टिजियस जो जॉब होता है फाइनेंस के वर्ल्ड में, जो कि सारे जॉब्स फाइनेंस को अगर आप एक साथ देख ले तब भी सबसे ज्यादा तो प्रेस्टिजियस होता है, समथिंग दैट पीपल क्रेव फॉर इफ यू आर अ फाइनेंशियल एंथुसियास्ट, देन इट्स द जॉब ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब होता है फाइनेंस का, बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज दैट क्रीम लेयर ऑफ प्रोफेशन इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे जो टॉप एरियाज होते हैं उसमें ही डील करना पड़ता है। सो इट्स लाइक आप यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक के साथ डील ही नहीं करते हो, यू डील विद ओनली द बिग कॉर्पोरेट कंपनीज। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अगर फंक्शंस को हम लोग देख ले तो ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया जाता है अंडर राइटिंग, जिसका मतलब है कि कंपनी को लेट से मान के चलो, आप जानते ही होंगे कि कुछ दिन पहले जोमेटो का आईपीओ आया था। तो जोमेटो का जो आईपीओ आया था वो आईपीओ जो पूरा काम प्रोसेस का रहता है, आईपीओ का जो पूरा प्रोसेस रहता है वो जोमेटो अंडरटेक नहीं करता है, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर एक मर्चेंट बैंक अंडरटेक करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का यही काम रहता है कि एक कंपनी को अगर फंड चाहिए तो वो फंड कहाँ से आएगा, किस तरीके से वैल्यूएशन होगा, ये सारे काम इन्वेस्टमेंट बैंकर का रहता है। इट्स अ वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस, क्योंकि जब आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कंसिडर कि कितना आपका शेयर्स जाना चाहिए, उस शेयर का एग्जैक्ट प्राइसिंग होना कितना, किस रेंज में होना चाहिए, ताकि कंपनी भी खुश रहे, पैसा उठा के कंपनी को भी खुशी हो कि चलो इतना शेयर के बदले मुझे इतना प्रॉपर पैसा मिला है, और ऊपर से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी खुश रहे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक प्रोमिनेंट मिडिल मैन की तरह काम करता है ऐसे सिचुएशंस में। तो एक साइड में जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कोई एक कंपनी है और दूसरे साइड में पब्लिक है। ठीक है, अब ये जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इनको क्या चाहिए, इनको एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जहां पे वो पैसा डालेंगे तो उनका अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होगा। ऑन द अदर हैंड कंपनी भी क्या चाहती है कि कंपनी एक प्रॉपर प्राइसिंग में अपना शेयर्स को बेचना चाहते हैं इस पब्लिक को, जिसके थ्रू अच्छा खासा फंडिंग इनका भी रेज हो सके। और जनरली यह जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को आईपीओ का प्रोसेस बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का जो पूरा अंडरराइटिंग का काम होता है, जहां पे शेयर का इशू होता है, प्राइस बैंड डिसाइड होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, एप्लीकेशन हो जाने के बाद वापस रीएलोकेशन होता है, तो ये जो पूरा काम रहता है, दिस होल वर्क इज टेकन बाय एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर ही क्यों करता है, कंपनी ये सारे काम खुद ही क्यों नहीं कर लेती है? क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, जो एक कंपनी को इतने सारे चीजों का एक्सपर्टीज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जोमेटो कंपनी को अगर आप देख लो, इट्स जस्ट अ फूड बिजनेस, राइट? वो एक रेस्टोरेंट्स के साथ डिलीवरी का बिजनेस करते हैं एंड पूरा फूड मार्केट में उनका काम है।
दे डोंट नो हाउ द मार्केट इज हैविंग अ डिमांड ऑन देयर पर्टिकुलर शेयर्स। तो उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर कितना डिमांड है, ये सारे चीज फॉर्मुलेट करके एक राइट प्राइस सेट करना, प्रॉपर वैल्यूएशन करना, सारा काम जो। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज। ठीक है, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर एक तरीके से अपना जो भी कैश रहता है उसके साथ वो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में फॉर देयर ओन प्रॉफिट। और ब्रोकरेज में क्या होता है, क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग किया जाता है। और यहाँ पे क्लाइंट्स मतलब दे आर द क्रीमी लेयर ऑफ क्लाइंट्स, मतलब कि सबसे ऊपर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के चेयरपर्सन होते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करते हैं। उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, ठीक है, ये कंपनी ए जो है ये दूसरा कंपनी को एक तरीके से एक्वायर करना चाहती है या फिर इसके साथ मर्ज होके एक कंपनी बनना चाहती है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि प्रॉपर वैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल ये कंपनी इस कंपनी को खरीदना चाहती है, तो इसमें क्या होगा कि ए को इसका प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब कि आपका ये जो बी को खरीद रहे हो, बी के जो शेयर होल्डर्स अभी प्रेजेंट में हैं उनको आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। वो कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्या राइट प्राइसिंग है, ये सारे काम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ही होता है। एंड लास्ट इज एसेट मैनेजमेंट, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करना ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स दिया जाए मिनिमम रिस्क के साथ, ये भी काम इन्वेस्टमेंट बैंकर का ही होता है। अगर आप सैलरी के ऊपर नजर डालेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी ही 24 से 48 लाख के बीच में होता है, डिपेंड करता है कैसे कंपनीज में आप जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ज्यादा कंपनीज नहीं होते दुनिया में, कुछ कंपनीज हैं, दोज आर वेरी बिग कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, ये जो सारे नाम हैं, यही नाम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दुनिया में सबसे बड़े नाम है। ठीक है, एंड जनरली लोग इसी कंपनीज में जाने की कोशिश करते हैं। एमबीए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फाइनेंस में इफ यू वांट टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड हैव अ गुड करियर ऑन दैट। ठीक है, जो टॉप एनबीए कॉलेजेस होते हैं वहीं से ऐसे कंपनीज हायर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें द फोर्थ रोल, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जॉब्स टू डू। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स के लिए आपको एक तरीके से स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है या फिर उनका एसेट पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है। एक तरीके से एफिशिएंट फ्रंटियर हर एक क्लाइंट्स का ड्रॉ करके प्रॉपर्ली किसी और क्लाइंट के लिए आपको डाइवर्सिफाई करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होता है। एक तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग का भी काम करते हैं। सो पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजर्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। इसमें इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। इफ यू लुक इनटू द सैलरीज, then it's 12 to 18 lakhs per annum, which is quite a good salary right from the starting range. उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंस के वर्ल्ड में, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप देख ले तो हर एक चीज में कोई ना कोई रिस्क का एक सॉल्ट रहता ही है इन्वेस्टमेंट्स में, राइट, या फिर फाइनेंस में। तो इस रिस्क का प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल फॉर्मुलेशन करना इनका काम रहता है। हर एक बड़े डिपार्टमेंट में, हर एक बड़े कंपनी में एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट रहता है, विच आर कंप्लीटली कंसर्न्ड विद द आइडिया ऑफ हाउ टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, तो मार्केट का रिस्क को रिकॉग्नाइज करना इनका काम होता है। अगर किसी भी तरीके का पुअर इन्वेस्टमेंट आइडिया आ जा रहा है तो उसको स्पॉट करना ताकि उस इन्वेस्टमेंट में कंपनी ना जाए, मिनिमाइज करना रिस्क को स्ट्रेटेजिकली विद मैथमेटिकल वेज। और उसके बाद डिफरेंट, अगर आप देखोगे तो रिस्क मैनेजर्स का डिफरेंट पार्ट्स भी होता है। जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर होते हैं जो मेनली फाइनेंस का वर्ल्ड में काम करते हैं। फिर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजर होते हैं कि चलो कंपनी का रिलेटेड जो कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर सप्लाई चेन का होता है कि ऑपरेशंस जो कंपनी का हो रही है वो किस तरीके से हो रहा है। तो हर एक चीज में कितना क्या रिस्क आ सकता है, उस हिसाब से मार्केट को प्रॉपरली स्टडी करके आइडिया लेना ताकि कंपनी का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो यही मेन काम होता है रिस्क मैनेजर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो यहाँ पे सैलरी जो होती है वो एवरेज 12 to 18 लाख पर एनम की होती है। नाउ अब तक आपको आइडिया तो हो गया है कि बेस्ट करियर्स क्या क्या है फाइनेंस का। अब हम लोग थोड़ा आइडिया लेते हैं कि इन सारे करियर्स को किस तरीके से हम लोग अप्रोच करें, कैसे हम लोग सीखें, कहां तक कैसे हम लोग ये सारे स्टडीज करें। अब देखो, ये सारे जो फाइनेंशियल करियर्स है, इन सारे करियर्स में अच्छी तरीके से अगर आपको प्रॉस्पर करना है, एमबीए इन फाइनेंस इज अ वेरी वेरी रिकमेंडेड वे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एनालिटिकल स्किल्स भी सिखाई जाती है, प्रॉपर इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग भी दी जाएगी, फिर स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा, मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग का भी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये सारे काम आपका एक साथ एमबीए में ही होता है। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग का ग्रेजुएशन किसी भी चीज में हो, यू कैन स्टिल परसू अ करियर इन फाइनेंस इफ यू गो थ्रू एन एमबीए। बट तब भी अगर आप इन सारे लॉजिक्स को लेके किस तरीके से फाइनेंस को आपको एक तरीके से परसू करना है, किस तरीके से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सेट करना है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड श्योरली रिकमेंड यू समथिंग।
आप हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं इन आवर स्किलबस ट्रेनिंग वेबसाइट। अगर आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करें स्किलबस ट्रेनिंग्स, या फिर अगर आप स्किलबस डायरेक्टली गूगल में सर्च करें, यू विल कम टू दिस पर्टिकुलर पेज। आप जाए और उसके बाद कोर्सेस में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट को लेके एक प्रॉपर कोर्स बनाया गया है। वी कैन ऑल्सो गो एंड चेक द डिटेल्स ओवर हियर। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट का पूरे कोर्स को देखेंगे तो इट इज अ कंप्लीट फाइनेंशियल नॉलेज कोर्स। ठीक है, यहाँ पे सारे चीज प्रैक्टिकली आपको समझाया गया है। आप देख सकते हैं दैट दिस कोर्स इज मोर देन 40 आवर्स ऑफ टाइम। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। वी कैन शो यू द होल सिलेबस। सबसे पहले इस पर्टिकुलर कोर्स में बेसिक इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। उसके बाद जो फाइनेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, वो सारी चीज यहाँ पे दी जाएगी। कैपिटल बजटिंग, जो कि मैंने बताया था फाइनेंशियल एनालिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है, वहां पे भी जो भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें, सारे चीज एक एक करके यहाँ पे कवर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से स्टडी करना है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीज दी हुई है। स्टॉक मार्केट, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, कंपनीज कैसे स्टॉक मार्केट में जाती है, हर एक जो टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, सारे के सारे चीज की आइडिया आपको यहाँ से लग सकती है। उसके बाद रेशियो का एनालिसिस। आपने अक्सर देखा होगा कि फाइनेंस से बहुत सारे रेशियो होते हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं बहुत तरीके के, डेट रेशियोज होते हैं जैसे कि लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आ जाती है डेट रेशियो, फिर ग्रोथ के रेशियो होते हैं जैसे कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वैल्यूएशन के रेशियोज होते हैं पी रेशियो, पी बाई बी रेशियो, ईवी बाई ईबिटा रेशियो, ये सारे के सारे चीज यहाँ पे कवर्ड अप है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव मार्केट्स है, बॉन्ड मार्केट्स है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने रिस्क एंड पोर्टफोलियो का बात किया तो रिस्क पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी जो भी बेसिक्स होते हैं, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट भी दिया गया है यहाँ पे आपको, जहाँ पे आप पूरी तरीके से एक कंपनी का वैल्यूएशन भी करना सीखेंगे, जो कि सिखाया भी जाएगा कोर्स में और आपको खुद करना भी पड़ेगा। तो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने फाइनेंस की करियर की एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, तो स्किलबस आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। यू कैन श्योरली गो एंड ऑल्सो सी द प्रीव्यू इफ यू वांट टू सी ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ के अगर आपको ऑलरेडी फाइनेंस को लेकर थोड़ा बहुत नॉलेज है एंड इफ यू वांट टू हैव अ मोर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स में भी जा सकते हो। दिस इज सिंपली मेड फॉर ओनली दोज पीपल हु हैव दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सेट किया गया है जहाँ पे आपको सारे चीज जो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम रहता है वो सारी चीज यहाँ पे सिखाई गई। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दैट बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज बीन गिवन, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेके इंट्रोडक्शन दिया गया है, कमर्शियल, यूनिवर्सल और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बीच में डिफरेंसेस दी गई है। फिर आप कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बैंक्स का क्या काम रहता है, जैसे आईपीओ किस तरीके से होता है, फिर डेट कैपिटल मार्केट्स में बॉन्ड किस तरीके से बनाया जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे केस स्टडीज भी दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एसेट सिक्योरिटाइजेशन में इकोनॉमिक क्राइसिस का पूरा केस स्टडी के साथ समझाया गया है। उसके बाद आप देखोगे तो जो बाकी के सर्विसेज होते हैं जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जो कि मैंने अभी बताया, उसके बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज प्रोसेस होता है, फिर एसेट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, ये सारी चीज यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो वैल्यूएशन होती है फाइनेंस की, वो किस तरीके से किया जाता है, उसका बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग, और एडवांस तरीके से आप एक्सेल के थ्रू कैसे ये सब करेंगे, ये भी सारी चीज यहाँ पे दी हुई है। सो उसके बाद प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है जहाँ पे आप कंपनी का एक लेवरेज बाई आउट मॉडलिंग खुद से करते हैं। तो ये जो सारे चीज है यहाँ पे आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड इफ यू लाइक यू कैन श्योरली एनरोल इन इट इफ यू वांट टू हैव अ बेसिक स्टार्ट टू इट। ठीक है, अच्छी तरीके से स्टार्टिंग का अगर आप प्लेटफॉर्म सेट करना चाहते हैं अपने लिए, तो स्किलबस हैज मेड अ प्लेटफॉर्म through which you can actually make yourself a good kick start to this whole pursuing of your career. ठीक है, तो अगर आप फाइनेंस रिलेटेड करियर में जाना चाहते हैं, so we have already prepared 2 very nice courses in our platform, जहां पे आप जाके ये सारी चीज खुद से खुद देख के आप एनरोल करके सीख भी सकते हैं। So thank you for watching this video. I guess आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ जरूर समझने को मिला होगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई है कि फाइनेंस से रिलेटेड करियर्स कितने ज्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज कितने तरीके से होते हैं और कैसे आप इन सारे अपॉर्चुनिटीज के ऊपर एक छोटा सा स्टार्ट दे सकते हैं एक इनिशिएटिव के साथ। थैंक यू एवरीवन।